हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आई होप अब तक जो मैंने बताया, जो अब पढ़ाई चल रही है एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छी चल रही है। और आज मैं बात करने वाला हूँ पेडिग्री एनालिसिस की, जो जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस सिर्फ जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत कम मायने पे हम इसको देख रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हम किसी एग्जामिनेशन या किसी स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ भी इसका बहुत बड़ा रोल आता है। जब हम मेडिकल साइंस में एक चार्ट बना रहे होते हैं किसी डिजीज़ को लेकर के या किसी पेशेंट की रिपोर्ट कर रहे हो, तो उस पेडिग्री एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमें हिस्ट्री लेना या हिस्ट्री बनाना आसान होता है। पेडिग्री एनालिसिस देखने में बड़ा अजीब सा सीक्वेंस बनता है, मगर एक बात समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की और इसके बारे में इजी वे में बताने की, आई होप। और जिन लोगों को पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या डाउट होता है तो पूछ लेना, अगर इसके बाद बच जाता है तो ठीक है। और पेडिग्री एनालिसिस को समझने से पहले एक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बनाया हुआ है, तो उसको देख रहे ताकि आसानी से समझ सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। जो आज हम डिस्कशन हमारा पॉइंट है पेडिग्री एनालिसिस। हिंदी में इसको कहते हैं वंशावली अध्ययन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वंशावली अध्ययन। अब देखो, इसमें कुछ बातें मैं बताऊंगा जो पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ना कहूं बट जानने लायक है। पढ़ाई के अगर कोई पॉइंट करते हैं तो इस पेडिग्री एनालिसिस को सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले नाम आता है सर फ्रांसिस गाल्टन का। इन्होंने सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस को किया था विक्टोरियन एरा में। ठीक है, और ब्रिटिश रॉयल फैमिली की पूरी फैमिली हिस्ट्री चार्ट बनाई थी और उसके बाद डिजीज़, हैबिट्स और इन सब चीज़ों को अध्ययन किया था। ये बहुत फेमस पर्सन थे अपने समय के। लगभग 340 पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए थे अपने टाइम पे। और आज के समय में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ जो पेडिग्री एनालिसिस करने से पहले हमें समझना है और याद रखना है, जिनके आधार पे हम इसका पूरा खाका तैयार करते हैं। तो अब देखो, मैं पॉइंट बाय हेडिंग वाइज बताता चल रहा हूं। की पॉइंट्स क्या क्या है? ठीक है, तो पहला, बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। ये मेंडल्स लॉ के आधार पे काम करता है। ठीक है, जैसा मेंडलियन थ्योरी कहती है। दूसरा, इसको हमें जानने से पहले लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को समझना होगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसको हमेशा दिमाग में रखना होता है क्योंकि ये क्रोमोसोम में पाया जाता है या मिल सकता है। ठीक है, इन क्रोमोसोम्स, सॉरी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को हमेशा माइंड में रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्योंकि मेंडेलियन थ्योरी कुछ पॉइंट्स पे यहां फेल हो रही थी। इसके बाद तीसरा जो कहता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी को रखा जाता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को हमेशा दिमाग में रख के चलोगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिक्स जो लोग जानते हैं उसमें, मतलब अगर मैं सिक्का उछालूं तो कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल, अगर प्रोजनी होगी तो लड़का होगा या लड़की, इस तरह के जो अनुमान लगाने को कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। और चौथा पॉइंट जो है ये कहता है कि हम बाकी ऑप्शंस जो भी हैं, ठीक है, उनको बहुत सावधानी से हटाएंगे। अभी मैंने कहा ना कि हटाने इन द सेंस कि नेग्लेक्ट करना, कि ये नहीं होगा, इस कंडीशन में ये नहीं होगा, तो ये अगर हम रख रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री हम जानते रहेंगे तब। तो एलिमिनेट अदर ऑप्शंस
केयरफुली। देखो एक बात बता रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी ना वही महान है, तो एक बार थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। मैं इसीलिए बोल देता हूँ, हो सकता है कि ना समझ में आए, तो मैं हालांकि कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी राइटिंग में लिखूँ, लेकिन जब बचपन से नहीं सुधरी तो कोई घंटा सुधरेगी, फिर भी आई विल ट्राई। ठीक है, तो मेरी राइटिंग खराब करने के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी फिर बताऊंगा। अब शुरू करते हैं मेन चीज जिसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, और ये वीडियो मैंने बनाया है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स जानने होंगे। ठीक है, सिंबल्स क्या क्या होंगे, तो ध्यान से देखो। अगर ये चकोर डब्बा बने, ठीक है, तो मेल, ऐसे गोल बने तो फीमेल। ठीक है, ये इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस आसान था। वहां देखते ना एक्स वाई क्रिस क्रॉस उतना सारा बनाना पड़ता है, यहां इजी पड़ता है। ठीक, अगर ये बने, ठीक, अनडिफाइंड, हालांकि इसमें ही काम निपटने वाला है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कब आता है, जैसे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, मैं तब की बात करूं जब आप डॉक्टर बन चुके हो या आप केस हिस्ट्री ले रहे हो, इंटरमीडिएट तक के लिए, जैसे नर्सिंग के हो गए, एमबीबीएस वाले हो गए, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो भी लैब्स होती हैं जहाँ पे हमको हिस्ट्री लेनी होती है, तब हम उनसे बात, जैसे मान लो कोई आया, उससे आप हिस्ट्री ले रहे हैं, अच्छा तो वो बता रहा है मेरी बुआ को एक लड़का था या लड़की, अब ये बात याद नहीं आ रही, तो वहाँ हमें मेंशन कर देंगे अनडिफाइंड, उसको खुद याद नहीं है जो हमें हिस्ट्री दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर ये मतलब अडॉप्टेड, अब क्या है, जैसे आप दिमाग लगा रहे हैं, अरे यार इसकी तबीयत खराब है ना, इसकी माँ में दिख रहा है ना, बच्चे में दिख रहा है ना, पूरे खानदान में, ये कौन सी बीमारी, बहुत आपने माथा पच्ची की, बहुत कुछ किया, बाद में मालूम चला तो गोद लिया हुआ बच्चा था। तो इस कंडीशन में चेंज हो जाए तो हम पहले एक मेंशन करने, एक बच्चा इसमें गोद लिया गया या 2 बच्चा गोद लिया गया, जैसा हो। ठीक है, अभी कोई अगर पेशेंट आ जाता है आपके पास या कोई सिचुएशन आती है जिसमें वो कहता है, महिला है, ठीक है, और वो अपनी प्रोजेनी बढ़ा रही है, यानी कंसीव्ड है, अभी उसकी बीमारी की बात नहीं है, अभी वो कंसीव्ड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब भाई उसके गर्भ में क्या है ये हमें थोड़ा पता है, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, शी इज कंसीव्ड। अब बच्चा होगा या लड़की और लड़का होगा या लड़की, ये फ्यूचर में तय होगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, अगर ऐसे या ऐसे हो, ठीक है, मतलब डाइट, मर चुका है। ठीक, अगर क्रॉस इस तरह हो तो मर चुका है। कौन, अगर ये है तो लड़की मर चुकी है, या ये है तो वो पुरुष मर चुका है। इस सिचुएशन में हम ऐसे मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह दिखे, ये पूरा ऐसे भरा हुआ हो, ठीक है, या ऐसे दिखे, ऐसे, इसका मतलब क्या है, अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, अफेक्टेड। बहुत ध्यान से देखते चलो, इसका मतलब हुआ अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड और फीमेल अफेक्टेड। ठीक है, इसमें महिला या पुरुष अफेक्टेड है, ये नहीं होगा, ये बनाया हुआ मैं ऑब्लिक है, ये मत समझना कि ऐसा करके सिंबल आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ये ऑब्लिक का सिंबल है भाई, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगर कैरियर हो, ठीक है, तो ऐसा आएगा। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, कैरियर है। ठीक, अगर ऐसा दिखता है तो मतलब कैरियर है, मेल कैरियर फीमेल कैरियर। इस चीज को याद रखना, भूलना मत, बार बार बता रहा हूं। अगर ऐसे आए, ठीक, तो कैरियर तो है कि, लेकिन किस चीज का, एक्स लिंक्ड का। एक्स लिंक्ड पहले बताया, फीमेल्स ही मेनली कैरियर होती हैं, मेल्स उसमें से डायरेक्टली डिजीज्ड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं
इसके समझने के लिए मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसका लिंक जो आई बटन है उसमें मेंशन किया है, उसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आता हो ऐसे, मतलब अगर प्लांट ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन शब्द यूज होता है, हाइब्रिडाइज्ड शब्द यूज होता है, और ह्यूमन के लिए मैटिंग शब्द यूज होता है, ठीक है, मैटिंग। अगर ऐसे बना हो, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड रिलेशन। ये एक्चुअली मुस्लिम्स में बहुत कॉमनली ये देखा जाता है, क्योंकि उनके रिलेशन बहुत क्लोज रिलेशन में भी शादी हो जाती है, तो क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशन, ठीक है, मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेशन। ये मैटिंग नॉर्मल रिलेशनशिप जो बाकी अदर कम्युनिटीज में है, कुछ अदर देन मुस्लिम्स भी कुछ कम्युनिटीज हैं जिनमें इस तरह शादियां होती हैं, तो इस तरह का उसमें बने। मान लो जैसे कि आपके पास ऐसा पेशेंट आया है जो कि मुस्लिम है और उसकी शादी उसके बड़े पापा की लड़की से या किसी से हुई है, तो ये क्लोज रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। अब अगर हमको इसकी दिखानी है, इस तरह से कोई दिख रहा हो, तो ये सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ये सब भाई बहन। तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही दिखाओगे, अगर केवल भाई है तो दो ब्लॉक बनेगा, एक भाई एक बहन तो एक ब्लॉक एक सर्कल बन जाएगा, ऐसे भी चल सकता है। तो ये हम सिबलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा है तो इसमें नंबर लिख देंगे, जो जितना हो, ठीक, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें हम डायरेक्ट मेंशन कर दिए। अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो हमको कौन माथा पच्ची करने जाए, तो हम सीधे, जैसे मान लो एक बंदा है, उसके अगले कोई फ्यूचर नहीं, पीछे का पता नहीं, और उसने कहा देखिए मेरे 2 बेटे हैं 2 लड़कियां हैं, तो दो खत्म का झमेला खत्म, उसके आगे कुछ लिखना है नहीं, उसकी शादी हुई नहीं अभी, तो उसके अप्रोच नहीं क्या बनाओगे, तो इस तरह की सिचुएशन हम निपटा देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा आता हो, मीन्स डाइवोर्स्ड। अच्छा देखो अभी क्या होता है ना कि बहुत सी चीजें, और अगर कुछ ऐसा बन रहा हो, मैं थोड़ा ऊपर बना दूँ ताकि आसानी समझ में, या यहीं दिख ही जाएगा, आई होप दिख रहा है। चलो, तो अगर हम ऐसे बना दें, मतलब अबॉर्शन हो गया है, तो ये सिंबल्स हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो। अगर एक ब्लॉक दिख रहा है तो मेल सर्कल दिखा, फीमेल ब्लॉक है बट स्टार शिफ्ट अनडिफाइंड, ब्रैकेट में है अडॉप्टेड, इस तरह पी लिखा हुआ हो तो कंसीव्ड, क्रॉस्ड हो गया डाइड, अगर इस तरह से दिखाया तो अफेक्टेड, कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड, मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेशन, सिबलिंग्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, डाइवोर्स्ड एंड अबॉर्टेड। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, बनेगा कैसे, हम कैसे कहेंगे यार कि ये एक्स वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, जीन्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अब मैं इनकी बात करूंगा, और यही मेन पॉइंट्स है, यहीं से जानना है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज समझते चलना, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल समझना, और खुद से भी ट्राई कर, जैसे मैं बताऊंगा ना, खुद से भी ट्राई करना साथ में, शायद हो जाए तुमसे, ठीक। नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार ना भी हो तो पहला काम, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली 3 मेन अजम्पशन है, 3 मेन अजम्पशंस। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये 3 मेन अजम्पशन हम लागू करते हैं। कौन कौन सा? पहला, कंप्लीट पेनिट्रेंस। पहला क्या कहता है? कंप्लीट पेनिट्रेंस, मतलब जो इंडिविजुअल की पेडिग्री है वो अफेक्टेड होगी, ठीक है, उसमें बीमारी मिलेगी ही मिलेगी, हम जान के चलते हैं, ठीक है। कहता है जब इंडिविजुअल बीमार है तभी तो हमारे पास आया है। अब उसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? या तो हो सकता है डोमिनेंट होगा, या तो रिसेसिव होगा, जो भी होगा लेकिन होगा, बीमार होगा, ठीक। दूसरा, जो दूसरी अजम्पशन आती है वो होती है रेयर इन पॉपुलेशन। ठीक,
अब कहता है कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो बीमारी ऐसी हो तो होगी नहीं जो बहुत कॉमन, जो किसी को नौजिया हो, सर्दी जुकाम हमारे तो हमारे पास आएंगे नहीं पेडिग्री एनालिसिस के लिए, कि हमारे पिताजी को भी छींक आती थी बहुत तेज, हमको भी आ रही है, ये लॉजिक ही नहीं है। तो ऐसा होगा जो रेयर होगा, जैसे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ऐसी डिजीज का ही आना है हमारे पास जो कि रेयर है, बहुत अधिक हम सोसाइटी में मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और तीसरा हम मान लेंगे कि नॉट वाई लिंक्ड, ये वाई लिंक्ड नहीं होगा। देखो वाई लिंक्ड होने के बाद भी अगर कोई दे रहा है तो मूर्ख है। कैसे है वो भी आगे बताएंगे, क्योंकि वाई लिंक्ड, और इससे बड़ा एक खास इंटरेस्टिंग चीज़ है जो भी मैं बताऊंगा जब मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये 3 हमको अजम्पशन लेके चलना है क्वेश्चन को पढ़ते ही, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, अभी हम क्वेश्चन को पढ़े हैं, अज्यूम किए ये कंडीशन हो सकती है। फिर अब आता है इंपॉर्टेंट की क्लूज, ठीक है। अब ये क्या है भाई, कैसे सॉल्व करोगे? तो पहला, एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल cannot have any alleles, ठीक है। अब ये क्या कहना, पूरा एलील्स ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, कहता है कि अगर कोई बंदा अनअफेक्टेड है, उसको बीमारी नहीं है, ठीक, तो उसके पास क्लियर है कि कोई भी एलील नहीं है डोमिनेंट ट्रेट का। ऐसा क्यों? डोमिनेंट होगा तभी तो अकेले अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर वो अकेले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव कंडीशन में है। अभी हम ऑटोसोमल की बात भी करते हैं इसमें कंडीशनली, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला क्लू है ये। अगर हमको ऐसा कुछ मिले कि इंडिविजुअल क्या है, अनअफेक्टेड है, तब क्या होगा उसके पास, इस पॉइंट को मैं क्लियर अप कर दूं, अगर कोई अनअफेक्टेड है इंडिविजुअल तो उसके पास डोमिनेंट एलील नहीं हो, डोमिनेंट ट्रेट का एलील नहीं होगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लो। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान में रखने वाली है, कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा, ठीक है, इंडिविजुअल मैरीज इनटू फैमिली आर अज्यूम टू हैव डिजीज। अब ऐसी अगर शादी हो रही हो या ऐसे फैमिली में शादी हो रही हो तो माना जाता है कि वो बंदे की शादी किसी बीमार फैमिली में हुई है, ठीक है। अगर हमको लक्षण मिल रहे हैं तो क्या मान लेंगे कि उसकी शादी बीमार घराने में हुई, ठीक। तो दूसरा पॉइंट है, इंडिविजुअल मैरिंग into the family, ठीक है, into the family are assumed to have नो डिजीज एलील। हम पहले मान लिए कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, नो डिजीज एलील। अब क्या है, क्यों कह रहे हैं पहला कंडीशन माने तो, कहते हैं देखो अगर ऐसी सिचुएशन होगी ना तो फिर उसे बीमारी नहीं होगी, ना उसके अंदर होगी ना वो कैरियर बन सकता है। अगर कोई ये बंदा नॉर्मली अगर शादी कर ले किसी फैमिली में, तो मान लिए हम पहला अज्यूम करेंगे कि इसकी शादी ऐसे घर में हुई जिसमें बीमारी नहीं है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो ना अफेक्टेड होंगे और ना ही कैरियर होंगे, सब नॉर्मल होंगे, ठीक। और मैंने पहले भी कहा है कि इन सबको समझने के लिए एक बार एक्स लिंक्ड वाला जरूर पढ़ी रहना, ठीक है, क्योंकि वही फिर समझा पाएगा। या मैं नहीं तो ऐसा लगेगा नहीं मैं कौन सी रामायण बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आएगा नहीं। तो एक्स लिंक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना,
क्योंकि अभी कई बार शब्द होगा कि उसकी शादी उससे कराई गई तो ये हुआ। तो अगर एक्स लिंक्ड वाले तुमको क्लियर अप है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारा वैसे ही क्लियर अप हो जाएगा, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। नहीं तो फिर वही चीज़ होगा कि वीडियो भी देख डाले, समझ में भी नहीं आया तो आधे पे छोड़ के चल दोगे। और कोशिश किया करो कि पूरा देखा करो ताकि आसानी से समझ में आ जाए तुम लोगों को कि हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, और जो चीज़ ना समझ में आए ना उसको मेंशन कर दिया करो कि हाँ ये बात नहीं समझ आए, उसको बता दीजिए। तो मैं एक पूरा समअप वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे जितनी भी चीज़ें मैं उसको जिसके जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसको एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों से होता है, ठीक है, तो इसको कंसीडर रखना, ये नहीं केवल मेल की बात कर रहा है। इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर, ये तो बता चुके हैं कैसे होगा, तो फीमेल हमेशा कैरियर होती है। ठीक है, अब किस चीज का, हैविंग वन एलील, ठीक है, ऑफ रिसेसिव। ठीक, रिसेसिव ट्रेट है, किसी भी रिसेसिव ट्रेट का अगर एक एलील रख ले तो क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड रहता है खुद, लेकिन कैरियर की तरह काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव एलील्स को एक्सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट होना पड़ता है, और डोमिनेंट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं होते। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, चौथी पॉइंट कहता है कि अगर कोई बीमारी एक्स लिंक्ड हो, सिंगल, इसको ध्यान रख लो, एलील ऑफ एक्स लिंक्ड डिजीज इज एनफ, मतलब काफी है, अगर अकेले भी है तो काफी है, सफिशियंट है, किसके लिए, फॉर मेल टू बी अफेक्टेड। हमने बताया था ना कि एक्स लिंक्ड डिजीज और रिसेसिव हो जाए तो उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें महिला बीमार होती है, अदरवाइज वो हमेशा कैरियर होती है, और पुरुष बेचारा बीमार ही रहता है, कैरियर नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, कहता है कि अगर एक फादर एक्स लिंक जो भी मिल रहा है उसको ट्रांसफर करता है तो उसकी डॉटर में जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं होगा कि उसकी डॉटर बीमार होगी। ठीक है, ऐसे समझो, अगर कोई एक्स लिंक्ड डिजीज वाला फादर अपने ट्रेड्स अपनी डॉटर में ट्रांसफर करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बीमार होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उसकी मां भी बीमार ना हो। लेकिन अगर उसकी मां ट्रांसफर कर दे ऐसी सिचुएशन में तो उसके लड़का और लड़की दोनों बीमार होंगे। ठीक, एक बात समझ लो क्या होगा, कैसे, चलो देखो। इफ, अच्छा इसको शॉर्टकट में लिखता हूं, फिर से, अफेक्टेड फादर ये ट्रांसफर करेगा डॉटर में, तो इसको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सन में जाएगा ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है। ठीक, अफेक्टेड फादर है एक्स लिंक्ड के लिए, ठीक है, फॉर एक्स लिंक्ड, इस कंडीशन, बट अफेक्टेड मदर साथ में मिल जाए तब डॉटर प्लस सन दोनों को बीमारी होगी। ठीक है, क्लियर हो? लड़का तो ऐसे बीमार हो ही जाएगा, मैंने पहले बता दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, अगर अफेक्टेड फादर हो फीमेल नॉर्मल तो कोई लड़का बीमार नहीं होगा, लेकिन अफेक्टेड फादर अफेक्टेड मदर हो, दोनों कंडीशन हो तो लड़की और लड़का दोनों बीमार होंगे। ये 5 पॉइंट्स याद रखना, जो मैंने 5 पॉइंट बताया ना, इसको याद रखना ताकि आसानी से सॉल्व किया जा सके पेडिग्री एनालिसिस को।
अब मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स दे दूँ ताकि आसानी से समझ सकूँ कि मैंने अब तक जो रामायण कही है उसमें रावण की मौत कब होगी। ठीक है, जब पता नहीं सारी रामायण खत्म हो गई और क्वेश्चन उठेगा सीता किसके पिता हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखते चलो, जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछ लेना। और हाँ, एक बात और, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको वो ग्रुप का लिंक है जिसमें आपने पढ़ने के लिए पूरा बना हुआ है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक है जिस पे मैं अपना पूरा जो भी मैं पीडीएफ नोट्स बना रहा हूँ, मैंने उसको बहुत जल्दी पीडीएफ कलेक्शन का तैयार करूँगा और उसको उसमें अपलोड करूँगा, तो उसको देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ की पैटर्न्स। पहला, अगर ऐसी सिचुएशन हो, एक या दो या ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो हम क्या करेंगे, जरा सा देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। चलो तो जरा कॉल आउट करते हैं इस चीज को कि मैंने बताया क्या है। तो जरा सिंबल्स की बात करें, ये अनअफेक्टेड फीमेल, अनअफेक्टेड मेल के बीच शादी हुई, लड़की पैदा हुई जो अफेक्टेड है, या ऐसी सिचुएशन हो कि नॉर्मल शादी हुई, लड़का अफेक्टेड है, या ऐसा सिचुएशन हो जाए कि फीमेल जो है अनअफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, मगर उससे हुई लड़की अनअफेक्टेड है और नॉर्मल शादी होने पर भी लड़का अफेक्टेड है। यार ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या क्या बन रहा है इसमें? तो चलो ये क्या हो सकता है? कहता है कि ये जो बीमारी है दिस मस्ट बी रिसेसिव। ठीक है, दिस मस्ट बी रिसेसिव। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक डिजीज है वो एक तरफ ट्रांसफर हो रही है, रुक रही है, कभी ट्रांसफर होती है कभी रुक जा रही है। ठीक है, इसलिए क्या है, रिसेसिव है। किस सिचुएशन में? देखो, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है, लड़की क्या हुई, ये अफेक्टेड है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली ये इस कंडीशन में है कि अगर जो पहला मैंने एक रूल बताया था कि ऑटोसोमल रिसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, एक्स लिंक्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में रह रहा हो तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहां ही तो होमोजाइगस कंडीशन में, सॉरी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन बना रहा है उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न दूसरा। ठीक, दूसरा पैटर्न कहता है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन ले लें जिसमें कि एक नॉर्मल फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से करा दी जाए। ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से करा दी जाए। दूसरी सिचुएशन, अब इसमें क्या हो रहा हो, इसमें जो बच्चा पैदा हो रहा हो ना, इसमें जो बच्चा पैदा हो, मान लेते हैं कि वो अफेक्टेड है। अच्छा देखो, अभी इस चीज को मैं हमेशा कहता हूं, जैसे पेडिग्री एनालिसिस बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर हम इसको जो मैंने पहला कहा कि एलिमिनेट करो, ठीक है, एलिमिनेट करो, अभी ये वाला मैं बात कर रहा हूं, एक कंडीशन। ठीक, दूसरा ना मैं एक को जरा एलिमिनेट कर रहा हूं, मैंने कहा क्या, ये रिसेसिव होगा। अच्छा एक काम करते, क्यों बार बार हम फिगर बनाएं, हम पहले इसको ही क्लासिफाई कर लेते हैं। ये रिसेसिव होगा, ये तो हमको रीजन मिल गया, सॉरी कंडीशन मिल गई, इट इज रिसेसिव। लेकिन कैसे रिसेसिव? तो पहली कंडीशन जो है ये जो कहती है, ये वाली कहता है इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने भी बताया कि ये कैसी कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव। कहता है अगर कोई भी फाउंडिंग डॉटर में बीमार ना हो
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑटोसोम वाले पे, और वो अगर डोमिनेंट नहीं है तो अपने आप को एक्सप्रेस तब करता है जब ये ऐसी सिचुएशन में हो। तो इनसे बनने पे ये ऐसे हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन में आकर क्या बनता है, लक्षण सामने आता है, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा देखो, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर हम बात हिंदू मैरिज की करें तो सुने होंगे कुंडली मिलाई जाती है। ठीक है, तो कुंडली मिलाते हैं तो उसमें कई चीजें देखते हैं, गोत्र क्या है, उसके पिताजी कहाँ के हैं, ये सब पूरा कौन सा, बहुत सी चीजें होती है, मुझे खुद नहीं पता उतना बहुत सा। तो पहले लगता था ये मजाक है, क्यों मिलाते, बट इसको जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा यह तो बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज है। कि अगर रीजन ये था कि कहा जाता है कि अगर सेम गोत्र हो जाता है तो भाई बहन माने जाते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि अगर बहुत पहले भी कोई डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ना, तो भी रीअपियर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, एक गोत्र में शादी नहीं की जाती। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या निकला कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक, चलो दूसरा भी वही एक कंडीशन ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में रिसेसिव तो है बट डिजीज ही रिसेसिव है। ठीक है, कहता है कि इसमें अनअफेक्टेड है, दो तो अनअफेक्टेड है, लेकिन ये सामने नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक, बट जैसे ही कंडीशन आती है यहां पे, हम अगर मान लें ये ऐसे था और ये ऐसे, मगर ये तो ऐसे दिख रहा है ना। ठीक, तो ये सिचुएशन तो इस तरह से नहीं आ सकती, और अगर हम इसको रख देंगे तो भी है, तो या ये हो सकता है एक कैरियर है इनमें से। ठीक है, तो इसमें एक्स कैरियर बन जाएगा और ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में आता है। ठीक, लास्ट कंडीशन जो ये है, इसमें जरा ध्यान से देखो, ये वाला, ये एक्स लिंक्ड है। देखो एक बार चीज मैंने क्लियर कर दी, एक्स लिंक्ड कैसे है, ये एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स वाई, ये आया एक्स वाई, ये नॉर्मल है। ठीक, ये यहां पे कैरियर है, लेकिन जैसे इसमें आया एक्स वाई तो ये डिजीज हो गया। तो ये कैसी कंडीशन हुई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। याद रहेगा, ऑटोसोमल में तो बहुत सी चीजें मैंने बता दिया है कि ऑटोसोमल है, ये भी ऑटोसोमल, ये भी ऑटोसोमल, तो इन दोनों को कवर अप कर लोगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या बनता है कि एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड के बारे में मैंने पहले बताया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं। दो चीज, ये तीन चीज तो क्लियर हो गई होगी, पॉइंट वाइज रखना ध्यान से, कैसे कैसे पहचानोगे, और यही क्वेश्चंस में आते भी हैं। बहुत अधिक कंडीशन नहीं बनती, नहीं बदलती रहती है। अब क्या है, कहता है कि अगर पैटर्न ऐसा दिखे, इससे एक लड़का हुआ, इसकी हम शादी करा दी, और इससे भी एक लड़का ही हुआ है। ठीक, अब कहता है कि देखो, अब इसमें जो शादी कराए हैं, इसमें लड़की बीमार, लड़का बीमार, और फिर लड़का बीमार। ठीक है, चलो एक मिनट। अब कहता है ये क्या है भाई साहब, इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या बन रहा है, तो कहता है ये डोमिनेंसी को दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, डोमिनेंसी को दिखा रहा है। हो सकता है कि वो एक्सट्रेट ही हो, लेकिन कैसा हो, डोमिनेंस। कहते हैं अगर मदर अनअफेक्टेड है, क्या हो, मदर अनअफेक्टेड हो, उसके बावजूद, और दूसरी कंडीशन एक और बना देते ताकि आसानी से समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यही चीज रहेगी, थोड़ा सा चेंज रहेगा, और चेंज हुआ ये। ठीक है, ध्यान से देखते रहो मैंने क्या चेंज किया। शिट, ठीक है, ये चेंजिंग है। अब इसको देख लो। अब कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, एक तो डोमिनेंट तो है भाई, मान लेते चलो ये एक्स कंडीशन में लिया, ये नॉर्मल था, इसका एक्स लेकर ये बीमार हो गई, ये नॉर्मल थी बट इसके एक्स से ये बीमार हो गई, बट यहां तो कैरियर होनी चाहिए थी, यहां कैसे बीमार हो गई। तो यहां बीमार होने के रीजन ये है कि जो एक्स कैरेक्टर है वो अकेले होने के बावजूद भी बीमारी को क्या कर रहा है, सामने एक्सप्रेस कर रहा है। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स है, ठीक है, चलो ये बीमार है, ये एक्स वाई था, ठीक,
तो इसके y से ये बीमार हो गया इसके x से मिलने से, मगर ये तो नॉर्मल थी, तो इसका x इससे मिला होता तो नहीं ना बीमार होता। कैसे बीमार हो, चलो मान लिए तब भी इससे मिलके बीमार हुआ, मगर ये इसके पास तो एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है और ये नॉर्मल है, अगर तो किसी से भी मिला लोगे ये तो नहीं बनेगा ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रेट डोमिनेंट है। ठीक, देखो डोमिनेंट का होने का रीजन क्या है कि अपने आप को अकेले ही एक्सप्रेस कर दे रहा है। क्लियर हुआ, ये क्या कर दे रहा है, अपने आप को अकेले ही एक्सप्रेस कर दे रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया अगर रिसेसिव होता तो ये सामने नहीं आता। अब एक और खास बात, ये कैसा ट्रेट हो गया फिर, तो ये है डोमिनेंट, इट मस्ट बी डोमिनेंट। क्लियर अप। ठीक, अब एक लास्ट सेक्शन मैंने जो बनाया है इसको इसी को कवर अप कर देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। ये 2 पॉइंट मैंने दिया है, अभी 2 पॉइंट्स को मैं जरा सम अप कर दूं, क्लियर अप कर दूं, ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हमने बना तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया कि क्यों कैसे बनाए थे। कहता है देखो, अगर फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, पेरेंट्स में कोई अफेक्टेड ना हो या कोई एक अफेक्टेड हो फिर भी वो सामने आ रहा है तो कहलाएगा ऑटोसोमल। क्या कहलाएगा, ऑटोसोमल। ठीक है, और फिर कहता है कि अगर हम बात करें इस कंडीशन, पहला वाला कंडीशन, अभी इसकी बात कर रहे हैं अभी मैंने बताया कि ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कहता है कि व्हेन एन अफेक्टेड सन, कौन, अफेक्टेड सन ऑफ फाउंडिंग पेरेंट्स हैज एन अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड सन हैज अनअफेक्टेड फादर, अनअफेक्टेड फादर अगर इसके पास है तब तो ठीक भाई, एक कंडीशन बनती है। और लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो डिजीज है कैरी ऑन हुई ये इससे, अफेक्टेड सन हैज अफेक्टेड फादर, इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमिनेंट नेचर की डिजीज है। ठीक है, जो कि एक्स लिंक्ड पे हो सकती है, मतलब अगर एक्स लिंक्ड पे ना हो तो ये फिर वाई लिंक पे जाएगी। ठीक है, एक पे समझो, मैंने पहले कहा था एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो ये किस पे जा सकती है, वाई लिंक्ड पे। लेकिन चलो फिर देखते हैं, अगर ये वाई लिंक्ड इस पे होती तो इस पे है, ठीक, तो वाई इस पे होता तो ये इससे आना चाहिए था ना। एक बात तो क्लियर अप हो गई कि एक्स वाई से इसका मतलब नहीं है, समझ में आया। अगर वाई पे हो, देखो अगर अफेक्टेड फादर का बेटा अफेक्टेड है तो खट से हमारे दिमाग में बता यार वाई बीमार है, वाई पे दिक्कत है। लेकिन अगर उसकी प्रोजेनी में कोई और नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्लियर अप हो गया, आई होप कि क्लियर अप हो गया, क्योंकि हमें तो एक्स वाई का पता है। तो अगर हम कह रहे हैं बाप बीमार बेटा बीमार, इसका मतलब कि वो वाई लिंक्ड, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है तो एक प्रोजेनी में फिर बीमारी चलती है, फिर कुछ देर रुक भी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम। कहता है कि अगर जो दूसरी कंडीशन मैंने कही कि अगर डॉटर हो, ठीक है, व्हेन अफेक्टेड डॉटर बीमार हो और उसके जो फाउंडिंग फादर हैं या फाउंडिंग पेरेंट्स हैं उनमें एक अफेक्टेड फादर हो, ये है फाउंडिंग में, ये बीमार है। अब क्या कहता है कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिजीज जो डोमिनेंट है वो एक्स पे है या ऑटोसोमल है। ठीक, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, बॉडी लिंक्ड है, जो भी है कहना चाहते हो। तो अब ये कंडीशन बनती है, हम इसके और ऊपर जाएंगे कि वो कहां से ला रहा है, वो खुद से बीमार है या उसका बाप बीमार है। ऐसी कंडीशन आती है तो हम इस सिचुएशन में कंसीडर करते हैं, तो फिर उसकी प्रोजेनी को अपर पे जाते हैं, तो वहां हमको फिर मिलता है कि हाँ या एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। अगर एक लेवल पे नहीं मिल पाता है तो दूसरे लेवल पे जाओगे। ठीक, तो एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, और जो चीज़ नहीं समझ में, हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, पेडिग्री एनालिसिस इतना आसान भी नहीं है, तो जो भी डाउट बनता है उसको ज़रूर पूछना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको, और उनको भी कोई डाउट होता है तो क्लियर अप करके पूछ सकते हो। मैंने बताया कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, वहाँ मैं अब सारे नोट्स अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।